हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि दर्पण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है और इससे संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। कुछ रिलेशन जैसे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हम संबंध को स्थापित करेंगे, इस रिलेशन को स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। स्टूडेंट्स, दर्पण आप लोगों ने देखा होगा। दर्पण और देखा होगा नहीं बल्कि आप लोग डेली देखते हैं। स्नान करने के बाद अपना चेहरा देखते हैं और देखने के लिए आप दर्पण का उपयोग करते हैं। सजने संवरने के लिए आप सभी लोग दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। ये दर्पण होता क्या है? ये दर्पण क्या होता है, देखिए, आप अगर अपने किसी टूटे हुए दर्पण को देखिए तो पीछे आप देखेंगे कि वो लाल कलर का एक पेंट लगा होता है। आप देखेंगे कि ये अगर मान लीजिए कि आपने अगर दर्पण को तोड़ा और इस तरह से एक कांच की प्लेट दिखी तो इधर देखेंगे कि लाल रंग का पेंट लगा होता है। ये पेंट वास्तव में लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर के ऑक्साइड अथवा उच्च कोटि का जो दर्पण होता है उसमें सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। उसमें सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद ये लेप जल्दी छूटे ना, इसलिए ऊपर से किसी लाल रंग या अन्य रंग से उसको पेंट कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दर्पण बनाने के लिए हमें किसी चिकने, चमकदार एवं पारदर्शी कांच की प्लेट की आवश्यकता होती है। दर्पण बनाने के लिए हमें किसी चिकने, चमकदार एवं पारदर्शी कांच की प्लेट की आवश्यकता होती है। इसके एक तरफ यानी एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड अथवा सिंदूर के ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो ये क्या आपकी कांच की प्लेट क्या बन जाती है? दर्पण बन जाती है। इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे, जब किसी चिकने, चमकदार एवं पारदर्शी कांच की प्लेट के एक ओर लेड ऑक्साइड, सिंदूर के ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो यह कांच की प्लेट दर्पण की तरह व्यवहार करता है तथा इसमें परावर्तन की क्रिया दूसरे पृष्ठ से होती, यानी जिधर लेप लगा हुआ है उधर नहीं बल्कि उसके दूसरे तरफ से परावर्तन की क्रिया होती है। इसको लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? जब किसी जब किसी चिकने, चमकदार जब किसी चिकने, चमकदार तथा पारदर्शी तथा पारदर्शी कांच की प्लेट की एक ओर के एक ओर यानी एक पृष्ठ पर के एक पृष्ठ लिख लें, एक ओर नहीं बल्कि लिख लें एक पृष्ठ पर, प्लेट के एक पृष्ठ पर, प्लेट के एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड सिंदूर के ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड अथवा जब किसी चिकने, चमकदार तथा पारदर्शी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर
एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड, सिंदूर की ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, का लेप लगा देते हैं, तो इस प्लेट पर प्लेट की दूसरे पृष्ठ से प्लेट के दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है। प्लेट के दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है। इस व्यवस्था को या इस युक्ति को या इस व्यवस्था को लिख लें, क्रिया होती है। इस युक्ति को दर्पण कहते हैं। इस युक्ति को या इस व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। जब किसी चिकने, चमकदार तथा पारदर्शी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड, सिंदूर की ऑक्साइड अथवा सिल्वर की ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, तो प्लेट के दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है। इस युक्ति को दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट्स, दर्पण दो प्रकार का होता है, लिख लेंगे आगे। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका समतल दर्पण, जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोली दर्पण, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। स्टूडेंट, समतल दर्पण क्या होता है? जब कांच की समतल प्लेट से दर्पण बनाया जाता है, जब कांच की समतल प्लेट से दर्पण बनाया जाता है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी इसमें अगर चाहे तो लिख सकते हैं कांच की समतल प्लेट से बनाया गया दर्पण। कांच की समतल प्लेट से बनाया गया दर्पण। कांच की समतल प्लेट से बनाया गया दर्पण, ये क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण क्या होता है? ये कहेंगे हम कांच की गोली प्लेट से, कांच के गोली प्लेट से बनाया गया दर्पण। कांच के गोली प्लेट से बनाया गया दर्पण। जो आपका गोली दर्पण होता है कांच की गोली प्लेट से बनाया जाता है। नोट कर लें इसको, नोट कर लें पहले। ये आपकी दर्पण की परिभाषा हुई और दर्पण कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में यहाँ पर जो पढ़ना है मुख्य रूप से गोली दर्पण पढ़ना है। इसको मिटा दें, हम पास करके नोट करिएगा। आपको जो मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले देख लें हम समतल दर्पण को लिखते बनाते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं। जैसे देखिए, समतल दर्पण को दिखाने के लिए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे और इस तरह का इधर बना देंगे। ये जो मैं लाइन, पैरेलल लाइन बना रहा हूं,
ये जो लाइन है ये शो करता है कि ये लेड ऑक्साइड अथवा सिंदूर के ऑक्साइड का ये लेप किया गया है, ये लेप की गई सरफेस है और इधर परावर्तन की क्रिया होती इस साइड से परावर्तन क्रिया होती है, यानी इसी को हम इस तरह का अगर सिंबल बनाते हैं तो ये समतल दर्पण होता है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका कांच की समतल प्लेट थी, इसके एक ओर हम लेप कर दिए हैं, लेपन कर दिया गया है, इसे जो ये आपका दर्पण बन रहा है ये समतल दर्पण बन रहा है। आपको पढ़ना है गोली दर्पण, गोली दर्पण पढ़ना है आपको। देखिए हम हेडिंग दे क्या, गोली दर्पण, गोली दर्पण। अभी हमने आपको पहले ही बताया है स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण अभी हमने बताया है कांच की गोली पृष्ठ को से बनाया गया दर्पण, कांच के गोली पृष्ठ से बनाया गया दर्पण गोली दर्पण होता है। गोली पृष्ठ कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये कांच के खोखले गोले को काट कर वास्तव में बनाया जाता है। ये कांच का खोखला गोला, अगर आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि एक आपके पास बाल है और यह बाल जो है कांच की बनी हुई है, पारदर्शी कांच की बनी हुई है। इस कांच के खोखले गोले को काट करके अगर हम दर्पण बनाएंगे तो यह बनेगा गोली दर्पण। जैसे ये आपके कांच का खोखला गोला है, इसको हमने काट लिया दो पार्ट में, सपोज करिए ऐसे ऐसे यहाँ पर दो पार्ट में काट लिया। ये सपोज करिए यहाँ से भी काट सकते हैं, इधर का निकाल देंगे, ये बनेगा ये बनेगा, ये सब कांच का खोखला पृष्ठ बनेगा। और सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से दो पृष्ठ मिल रहे हैं, एक पृष्ठ ये मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है। अब करेंगे क्या, इसके एक तरफ हमको लेपन करना है। सपोज करें कि इसके उभरे दबे हुए तल पर हम लेपन कर देते हैं। सपोज करें कि हम इसके दबे हुए तल पर लेपन कर देते हैं और इस पर क्या करते हैं, इसके उभरे हुए तल पर लेपन कर देते हैं। ये हमने इस पर लेपन कर दिया। ये देखिए आपका जो इधर का जो पृष्ठ है, परावर्तन की क्रिया उभरे हुए तल से हो रही है। इसमें जो परावर्तन की क्रिया होगी उभरे हुए तल से होगी और इसमें परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल से होगी। मीनिंग दैट परावर्तन की क्रिया किस तल से होती है, इस आधार पर यह दर्पण आपका दो प्रकार का होगा। एक होगा जब उभरे हुए तल से प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होगी तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया दबे तल से हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या इसको कह दीजिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। यानी स्टूडेंट्स हम गोली दर्पण कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। सबसे पहले गोली दर्पण की परिभाषा लिख लें। अगर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कांच के खोखले गोले को, कांच के खोखले गोले से या कांच के, इसको मिटा दें, कांच की खोखले गोले को, गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है।
अभी हमने आपको बताया था कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये कैसे होता है? ये कांच का खोखला गोला हमने काटा और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर लेपन कर दिया, जिसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल पर होती है। इसमें लिखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, वह गोली दर्पण दर्पण जिसमें प्रकाश की परावर्तन की क्रिया दबे तल से होती है। दबे, डिप्रेस्ड, दबे तल से होती है, अर्थात उभरे तल पर लेपन किया जाता है। उभरे तल पर लेपन किया जाता है या पेंट किया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ये जो इसका एलिवेटेड साइड है यानी उभरा हुआ तल है, इस पर हम लेपन कर दें। लेपन किसका किए हैं? लेड ऑक्साइड, सिंदूर के ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड का, और परावर्तन क्रिया इसके दबे हुए तल पर से हो रही है, इसलिए आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दूसरा इसका होता है उत्तल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है स्टूडेंट? इसको अगर हम बना लें तो ये आपका हो गया, ये कांच का खोखला गोला काटे हम और इसकी दबे हुए तल पर लेपन कर दिया हमने। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया किधर से होगी? उभरे हुए तल से होगी। ऐसे दर्पण को, ऐसे गोली दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे या कॉन्वेक्स मिरर। इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश की जिसमें प्रकाश की जिसमें प्रकाश परावर्तन की क्रिया है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया उभरे हुए तल पर होती है। उभरे हुई तल से होती है, अर्थात दबे हुए तल पर लेपन किया जाता है। लेपन किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका रहा गोली दर्पण के प्रकार। नंबर 1 आपका है अवतल दर्पण,
वह दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन क्रिया आपके दबे हुए तल से होती है, और उत्तल दर्पण क्या है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया जो होती है उभरे हुए तल पर होती है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें तो इस दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं आपको बताएं। पास करके नोट करिएगा, मिटा दें इसको। चलिए, अब उसके बाद हम लिखेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आगे लिखेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगली हेडिंग देंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। स्टूडेंट्स इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लें, क्या होती है परिभाषाएं, इससे क्या क्या मिलता है। जैसे हम एक सबसे पहले बना लें, एक यहाँ पर बना लें अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण बना लें। यहाँ ये आपका अवतल दर्पण है, यानी इसके उभरे हुए तल पर हमको लेपन करना है। और एक हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब है कि इस पर इसके दबे हुए तल पर लेपन करना है हमको। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया, यानी ये कांच का खोखला कुछ इस तरह से होगा। और उसी तरह से ये भी कांच का खोखला गोला होगा, यहाँ भी ये भी कांच का खोखला गोला ही होगा। अगर देखा जाए तो ये भी कांच के खोखले गोले से काट कर बना हुआ है। इसका कोई न कोई एक केंद्र होगा, इसका कोई न कोई एक केंद्र होगा। मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ है, इसको हम सी से लिखते हैं। उसी तरह से इसका भी एक केंद्र होगा जिसको हम सी से लिख रहे हैं। इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, ध्यान दीजिए, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इस जो प्रावर्तक पृष्ठ होता है इसका कोई न कोई मध्य बिंदु होगा। प्रावर्तक पृष्ठ का कोई न कोई मध्य बिंदु होता है जिसको मैं पी से लिख रहा हूं यहाँ। इस प्रावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। प्रावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। साथ ही साथ इस जो कांच का खोखला गोला है, अगर सी और पी को मिला दूं तो ये त्रिज्या बनेगी, इस वक्रता की वक्र की त्रिज्या बनेगी, या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या बनेगी, या यूं कह दें कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मीनिंग दैट यहाँ पर जो CP है, ये CP जो है इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अगर एक रेखा खींच दें जो इसके वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई जाए, यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे,
प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलेंगे। और आप देखिए ये जो आपके का गोली दर्पण, इसके दोनों एंड पॉइंट, दोनों अंत बिंदुओं को अगर मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो ये कांच का जो खोखला गोला है उसकी एक जीवा मिलती है। ये अगर यहाँ पर मैं मिला दूं इसको तो इसकी क्या मिलेगी, एक जीवा मिलेगी। इस जीवा को ही हम इस इस गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस गोली दर्पण किसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और यह जो द्वारक, इसके केंद्र पर जो कोण बनाता है, ये द्वारक इसके वक्रता केंद्र पर कोई कोण बनाएगा इस तरह से, इसको हम कहेंगे कोणीय द्वारक। मीनिंग दैट जो इस गोले का दोनों एंड है इसको मिलाती हुई खींची गई रेखा रेखी द्वारक होगा, और यही रेखी द्वारक केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसको हम कोणीय द्वारक कहेंगे। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स यहाँ भी ये आपका होगा कोणीय द्वारक, ये होगा इसका एंगुलर एपर्चर यानी कोणीय द्वारक होगा। इसके इतनी परिभाषाएं हम लिख लें। पहले सारे बिंदु का हम नाम लिख दें। यहाँ इसका हम नाम लिख दें। ये क्या था, ये दोनों बिंदु क्या थे, इसको हम बोले थे ध्रुव। ये क्या था, ध्रुव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, अभी मैं लिखूंगा उधर। और ये जो है बिंदु है इसको हम लिखेंगे वक्रता केंद्र, इसको हम लिखेंगे वक्रता केंद्र। ऐसे यहां भी होगा, बिंदु सी जो है वक्रता केंद्र है, इसको हम क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र। और इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये रेखा जो यहां से यहां तक, जिसको मैं आर से लिख रहा हूं, इसको यहां से भी हम आर से दिखाएंगे। ये आपका हो जाएगा, ये आर जो होगा इसको हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको लिखेंगे, इस रेखा को लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ भी लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। और स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेखीय द्वारक, इसको लिखेंगे रेखीय द्वारक। इसको लिखेंगे रेखीय द्वारक। ऐसे यहां भी इसको लिख लें, इसको लिख लें, क्या होगा ये, रेखीय द्वारक। और इस एंगल को क्या लिखेंगे, जो ये एंगल बना रहा है इस पर, इसको हम क्या लिखेंगे, ये मान लो थीटा है, इसको हम लिखेंगे कोणीय द्वारक। ये भी आपका कोणीय द्वारक होगा। ये भी आपका कोणीय द्वारक होगा। इसको एक एक परिभाषा हम लिख ले पहले। चलिए इसका कोई नाम दे देते हैं, सपोज करिए कि ए और बी कर देते हैं। ये रेखीय द्वारक होगा, ए बी यहां भी कर दो। इसकी कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के खोखले, कांच के जिस खोखले गोले से कांच के जिस खोखले
गोले को काट कर बनाया जाता है, काट कर बनाया जाता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसका केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। स्टूडेंट्स इसकी एक परिभाषा और हो सकती है, जैसे ये आपका वक्र भाग है, यानी गोली दर्पण की वक्रता का केंद्र, गोली दर्पण की वक्र का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये वक्र यानी कर्व है, ये कर्व पार्ट का कोई न कोई केंद्र होगा, इसको ज्ञात करने इसके वक्र का केंद्र कैसे मिलेगा। सपोज कीजिए वक्र है ये और इसका जो है यहां से दोनों इन पॉइंट को मिला दें, दोनों इन पॉइंट को मिला दें, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, इसका लंबार्थक खींच करके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहां से इसको मिला देंगे और ये भी दूरी उतनी होगी, ये दोनों रेडियस हो जाएगी, ये दोनों रेडियस हो जाएगी, मीनिंग दैट ये पॉइंट जहां मिलेगा वही सी होगा, ये पॉइंट जो मिलेगा वही सी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गोली दर्पण के वक्र भाग का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। नोट कर लें स्टूडेंट इसको। उसके बाद अगला हम लिखेंगे ध्रुव, अगला पॉइंट लिखेंगे ध्रुव, पोल जिसको कहते हैं, ध्रुव यानी पोल। ये क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, सिंपल परिभाषा, गोली दर्पण की, गोली दर्पण की परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसको हम किस पॉइंट से डिनोट किए यहां पर, पी से। दूसरी चीज क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वक्र भाग की त्रिज्या या गोली दर्पण की, आप ये कह सकते हैं गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा ये भी कह सकते हैं आप, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अथवा ये कह सकते हैं गोली दर्पण के वक्र भाग की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी। अथवा ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यही आसान पड़ेगा, इसी को हम लिख लें। क्या लिखें, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को,
तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम हमेशा कैपिटल आर से दिखाते हैं। आपकी किताब में इसको कैपिटल आर से दिखाया गया है। कई कुछ किताबों में स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कैपिटल आर से दिखाएं, लेकिन ज्यादातर किताबों में कैपिटल आर से इसको दिखाया गया है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अब उसके बाद है हम अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, अगली परिभाषा मुख्य अक्ष क्या होती है। बेटा इसको पास करके नोट करिएगा आप इसको। अगली परिभाषा हम लिखेंगे मुख्य अक्ष। जब भी आपको इमेज बनाएंगे तो आपको एक मुख्य अक्ष की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। तो अगली परिभाषा हम लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये मुख्य अक्ष क्या होती है, PAL होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा। यानी गोली दर्पण के, दर्पण का माने गोली दर्पण, गोली दर्पण का मतलब है इसका अवतल और उत्तल दोनों के लिए। हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लिख लेंगे इसको, लिखेंगे दर्पण की, या गोली दर्पण लिखें, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नोट कर लें इसको। उसके बाद अगली परिभाषा हम देंगे मुख्य अक्ष के बाद द्वारक। मिटा दे इसको स्टूडेंट। अगली परिभाषा देंगे द्वारक। द्वारक का अर्थ स्टूडेंट सिंपल यही होता है कि द्वार, द्वार का मतलब होता है जहां से जितने क्षेत्र पर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो आप ये जानते हैं कि इतने तल, इतना है इसका द्वारक होगा, इतने पर प्रवेश करेंगी, ये कितना होगा, ये से भी, यानी दर्पण के दोनों अंध बिंदुओं को मिलाती हुई खींची गई रेखा उसका द्वारक होगा। या ये कह सकते हैं गोली दर्पण का जो व्यास होगा उसको हम क्या कह देंगे, उसका द्वारक कहेंगे, अथवा ये कहेंगे इसकी जो जीवा बन रही है इस जीवा को ही हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट्स द्वारक, जिसको अंग्रेजी में एपर्चर कहते हैं, द्वारक या एपर्चर। द्वारक इसमें लिखेंगे द्वारक दो प्रकार का होता है। द्वारक दो प्रकार का होता है, या द्वारक के दो प्रकार हैं। नंबर एक रेखीय द्वारक, रेखीय द्वारक या लीनियर अपर्चर। ये क्या होगा, गोली दर्पण के
गोली दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी अथवा दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? द्वारक कहलाता है। और दूसरा होगा कोणीय द्वारक। जिसको कहते हैं एंगुलर एपर्चर। कोणीय द्वारक क्या होगा? कोणीय द्वारक रेखीय द्वारक वक्रता केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम कोणीय द्वारक कहते हैं। या ऐसे सिंपल लिख लें, रेखीय द्वारक द्वारा वक्रता केंद्र पर बना कोण, वक्रता केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? कोणीय द्वारक कहलाता है। रेखीय द्वारक द्वारा वक्रता केंद्र पर बना कोण कोणीय द्वारक कहलाता है। इसे पूरा लिख लें, कोणीय द्वारक कहलाता है। कोणीय द्वारक कहलाता है। इसको नोट कर लें, इसको नोट करिए। अगर नोट कर किए हो तो फिर मैं इसको मिटा दूं। अगला स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट परिभाषा इससे संबंधित है वह है फोकस, जो आपसे बहुत पूछी जाती है और हमेशा इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें फोकस और फोकस दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ये फोकस होता क्या है, इसकी परिभाषा हम देंगे। फोकस, सपोज करें, पहले हेडिंग देंगे फोकस। इसको मुख्य फोकस भी नाम देते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, यहाँ एक अवतल दर्पण ले लें इस तरह से, और ये एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं हम। ये जो है इसका उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ऊपर वाला अवतल दर्पण और नीचे जो है उत्तल दर्पण है। आप इसका कोई पोल यहाँ होगा और इसका वक्रता केंद्र कोई यहाँ होगा सी, ऐसे इसका पी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, कहीं सी यहाँ होगा। अब होगा क्या, सी और पी को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। अगर इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच दें, सी और पी को मिलाती एक रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इसी तरह यहां से भी पी और सी को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। आप जानते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चले, सपोज करिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर चल रही है और जब यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचने के पश्चात ये परावर्तक तल है। जब परावर्तक तल है तो वहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। ये आपका परावर्तक तल है तो यहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन निश्चित रूप से होगा।
और अगर परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियम से होगा। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन का जो नियम कहता है, क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मीनिंग दैट हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर हम परावर्तन कोण पता करना चाहेंगे कि यहाँ पर परावर्तन कोण क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर सपोज करिए कि हमारी ये किरण चल रही ए से यम पर चल रही है और यहाँ भी प्रकाश की किरण चल रही ए टू यम चल रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर परावर्तन कोण पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। बगैर लंब डाले हम परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण परावर्तन कोण या आपतन कोण का पता नहीं कर सकते हैं। जब हम इस पर लंब डालेंगे तो आप जानते हैं लंब डालने के लिए क्या है, कोई भी आपका अगर वृत्त है और इस वृत्त से केंद्र पर इस पर लंब डालना किसी बिंदु पर, तो इसके केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींच दे। कहीं भी अगर केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो यह इस पर जो है लंब होगी। अगर केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे या इस पर स्पर्शी होगी। ऐसे यहाँ भी खींच सकते हैं, इसके केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे स्पर्शी होगी, यानी ये क्या होगा, इस पर लंब होगा। मीनिंग दैट यहाँ पर लंब अभिलंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। सी से यम को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे और वैसे यहाँ भी सी को यम से मिलाती हुई, सारी यम यहाँ हम लिख दें, यहाँ पर मिलाती हुई एक रेखा खींच दें। अब होगा क्या, आप जानते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, आई लिखते हैं। वैसे यहाँ भी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वो आपतन कोण आई होगा। अब उसके बाद आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई यह किरण परावर्तित हो जाएगी। ये किरण परावर्तित हो जाएगी, ये कितना होगा, आर। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। इस कोण के बराबर बनाती हुई ये किरण इस दिशा में आ जाएगी, ये परावर्तित किरण होगी। ये किरण जो है परावर्तित होगी और उसी तरह से इस कोण के बराबर ये कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें। ये किरण जो है इधर चली जाएगी, यहाँ से परावर्तन होकर के इधर चली जाएगी, यानी ये आपका परावर्तित किरण हुई। स्टूडेंट्स, ये जो किरण परावर्तित है ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम फोकस कहेंगे। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम फोकस कहेंगे। अथवा उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, ये लग रहा है कि इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही। मीनिंग दैट जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी उसी को हम फोकस कहेंगे। यानी यहाँ पर ये बिंदु आपका क्या होगा, फोकस होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं। अथवा उत्तल दर्पण के केस में हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। अथवा दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। इसी को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। लिख लें इसको, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं अथवा होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एफ से लिखते हैं, हमेशा इस बिंदु को कैपिटल एफ से शो करते हैं। आगे हम लिखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको भी हम एक लाइन लिख लेंगे, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, लिखेंगे फोकस दूरी। फोकल लेंथ इसको बोलते हैं। इसको स्टूडेंट्स हमें हमेशा स्मॉल एफ से शो करते हैं यहाँ। हालांकि स्मॉल एफ कभी कभी फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, लेकिन लाइट के केस में एफ लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये फोकस दूरी हो सकता है अगर मिरर या लेंस के केस में दिया गया हो। तो क्या लिखेंगे इसको? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव की, यानी यहां से यहां तक ये दूरी जो होगी आपकी एफ होगी, यही दूरी यहां पर एफ होगी। क्या लिख रहे हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्टूडेंट, इसको हमेशा स्मॉल एफ से लिखते हैं। स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। अब उसके बाद एक पॉइंट होता है इसमें, फोकस तल क्या होता है। अगली हेडिंग देंगे फोकस तल, फोकल प्लेन। मिटा दें इसको। चलिए आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे फोकल प्लेन या फोकस तल क्या होता है। अगली हेडिंग देंगे फोकल प्लेन या फोकस तल। फोकस तल इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। स्टूडेंट्स, फोकल प्लेन क्या है? जैसे इस फोकस पर जो पॉइंट, फोकस का पॉइंट, इस पर हम एक पर्दा लगा दें तो पर्दा क्या होगा? इसके लंबवत होगा। एक स्क्रीन लगाएंगे तो क्या होगा?
ये मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इस फोकस से होकर गुजरने वाला होगा। अगर हम इस पर एक पर्दा ऐसे लगा दें तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाला, यानी हम कहेंगे फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत प्लेन को मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकल तल कहते हैं। लिखेंगे फोकस से गुजरने वाला, इसमें लिखेंगे फोकस से गुजरने वाला तथा फोकस से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। फोकस से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। स्टूडेंट्स को नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए अब आगे हेडिंग देते हैं, अगली हेडिंग देते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। स्टूडेंट्स इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या जब आप इसको आगे पढ़ लेंगे इसको सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। यह बराबर होता है r/2। लिखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्या संबंध होता है, देखिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए फॉर कॉनकेव मिरर, मान लेते हैं हमारे पास एक अवतल दर्पण है। सपोज करें कि हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं P होगा और यहाँ पर हम मानते हैं कहीं C होगा। अब होगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले चलेंगे। ये प्रकाश किरण जब यहाँ पहुँचेगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियम से होगा। सपोज करें कि ये अगर ये परावर्तन का नियम हमको लगाना है तो इस बिंदु पर हम एक लंब डालेंगे। ये हम सपोज करें कि ये किरण आपकी है AM, ये किरण है AM। यहाँ से लंब डालेंगे। लंब डालने का मतलब है कि इसके वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इस पर लंब होगी। अगर यह कोण I है तो इसी के बराबर कोण बनाती हुई ये आपकी किरण इधर चली जाएगी और जिस बिंदु पर मिलेगी यही आपका फोकस होगा। अभी आपने फोकस की परिभाषा से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम फोकस कहते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास एक यहाँ से हम अपनी सुविधा के लिए एक लंब डाल दें। सपोज करें ये आपका M है और ये पॉइंट है N। हमने एक लंब डाल दिया सुविधा के लिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें CP जो है, CP पैरेलल टू, देखिए CP पैरेलल टू AM है। CP अभी आपने कहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मीनिंग दैट ये किरणें ऐसे समांतर चल रही हैं।
और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, सी एम एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी सी पी पैरेलल टू ए एम है तथा सी एम एक तिर्यक रेखा काटती है, सी एम एक तिर्यक रेखा काटती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हो गया, कोण ए एम सी बराबर होगा कोण एम सी पी कर दे या एम सी एफ कर दे, बात एक ही होगी, एम सी पी। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका है एकांतर कोण। आप पढ़ते होंगे, इसको पढ़े होंगे, एकांतर कोण क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, एकांतर कोण, यानी ए एम सी बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आर, यही बराबर हो गया कोण एम सी पी, यानी कोण एम सी पी, ये सॉरी ये ए एम सी आपका कोण आई था, यानी ये हो गया आपका कोण आई, हो गया कोण आई। परंतु लिखेंगे, परंतु परावर्तन के नियम से, परंतु परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर होता है। यहां से देखें, कोण आई बराबर कोण आर होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज यम एफ सी, त्रिभुज यम एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज यम एफ सी क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका एक ऐसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी भुजा, इसकी समद्विबाहु त्रिभुज क्या खासियत होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, यानी सी एफ बराबर एम एफ होगा। इसका मतलब होगा कि सी एफ बराबर, अतः लिख सकते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं जो समान कोण हैं उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। लिखेंगे अतः सी एफ बराबर होगा एफ एम, सी एफ बराबर होगा एफ एम। अतः हम कह सकते हैं सी एफ बराबर होगा एफ एम, सी एफ बराबर होगा एफ एम। स्टूडेंट्स, अगर इसका द्वारक छोटा होगा तो ये यहाँ आएगा, जैसे अगर मैं इसको बना दूं, इसका द्वारक छोटा है, जैसे यहाँ पर है तो लंब डालें हम, यहाँ पर आया है, और ऐसे ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा अगर द्वारक छोटा होगा तो एफ एम एफ पी के बराबर होगा, एफ एम बराबर होगा एफ पी। लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, एफ एम बराबर होगा, एफ एम बराबर होगा एफ पी। लगभग कर दें बराबर, बराबर तो नहीं होगा, लगभग बराबर होना चाहिए इसको, अर्थात क्या हो जाएगा, अतः सी एफ बराबर क्या होगा, सी एफ बराबर होगा एफ पी। अब यहां पर देखिए, ये होगा आपका एफ पी। अब यहां देखिए, सी एफ हमको मालूम नहीं, एफ पी मालूम है, फोकस दूरी है, एफ पी आपकी क्या है, फोकस दूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एफ पी जोड़ दें। इतना मालूम नहीं है तो इसमें इतना जोड़ देंगे तो इतना सी पी मिल जाएगा, हमको मालूम है सी पी, यानी हम लिखेंगे इसमें दोनों तरफ हम एफ पी जोड़ दें, ये हो जाएगा आपका सी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, यानी ये आपका सी एफ और एफ पी मिलकर के सी पी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी पी
इज इक्वल टू एफ पी। सी पी को हम क्या लिखते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या लिखते हैं, वो कहते हैं। और ये क्या होता है, कैपिटल आर लिखते हैं। कैपिटल आर बराबर होगा 2f p को हम फोकस दूरी लिखते हैं, जिसको f से लिखते हैं। ये हो गया 2f, यानी f बराबर हो जाएगा r/2। f बराबर हो जाएगा r/2। स्टूडेंट इसको नोट कर ले। चलिए नोट कर लिए इसको। चलिए अब आगे स्टूडेंट देखते हैं, इसको एक आसान तरीके से हम हल करते हैं। इसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको एक और तरीका हम लगाते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं आपको जो आसान होगा, और आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। क्या, सपोज करें कि यह एंगल आपका जो है थीटा है, ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। अब ये जो है लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज CMF में थीटा जो है बहिष्कोण है। ये देखो आपका बहिष्कोण दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल। कैसे, देखो ये इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से है। ये आपका R है और ये आपका I है और यही आपका थीटा है, तो ये बहिष्कोण हो गया। आप जानते हैं बहिष्कोण अपने अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। मीनिंग दैट अगर इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू I प्लस R। थीटा बराबर होगा I प्लस R, बट I इज इक्वल टू R। I बराबर R होता है कैसे, परावर्तन के नियम से। मीनिंग दैट इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर हो, लिख सकते हैं 2I। स्टूडेंट्स अगर एंगल का मान बहुत छोटा हो तो थीटा की जगह tan थीटा हम लिख सकते हैं। अगर एंगल का मान बहुत छोटा हो तो थीटा की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू tan I लिख सकते हैं। अब देखो थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या है, ये आपका थीटा है। tan थीटा बराबर होगा इसमें mn बटे fn। देखो mn बटे fn, इसमें देखो ये इस तरह से है, इसको हमने यहाँ पर लंब डाला है। ये इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लें, ये था, ये एंगल आपका थीटा था, ये हमने इस पर लंब डाला था, ये आपका था mn, और ये आपका f था, ये था c। तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, mn, यानी इसको लिख दें mn लंब बटे आधार होता है बटे fn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू tan I का मान क्या होगा, ये है I बराबर है mn बटे cn लिख सकते हैं हम। यानी ये हो जाएगा आपका mn बटे cn, इसको लिख सकते हैं mn बटे cn। mn दोनों तरफ है, कैंसिल कर दें तो अब हमारे पास बचेगा 1/fn इज इक्वल टू 2/cn। स्टूडेंट्स अगर इसका द्वारक बहुत छोटा होगा, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु n P पर होगा। यानी यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो अथवा ये किरण जो है आपकी ये m है बहुत पास हो, मुख्य अक्ष के बहुत पास हो, तो क्या होगा, n बिंदु P पर होगा। दोनों चीज हो सकता है, ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये किरण निश्चित रूप से ये m जो है मुख्य अक्ष के पास आएगी। यानी हम इस पर लिख सकते हैं आगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु n P पर होगा।
बिंदु एन पी पर होगा। मीनिंग दैट एन की जगह हम पी लिख दें, यानी ये होगा 1/f(p) इज इक्वल टू 2/cp। अब एफ पी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/cp। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या है, ये हो जाएगा आपका r, 1 नहीं बल्कि 2 है, यानी r बराबर हो गया। इससे क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा r बराबर मिलेगा 2f, या f बराबर होता है r/2। स्टूडेंट्स, दोनों तरीका आपके सामने है, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिए, या उससे को समझ करके आप उससे ड्राइव करने सीखिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए, पास करके नोट करिएगा। अब इसके बाद यही फार्मूला मैं सेम निकालता हूं उत्तल दर्पण के लिए। अगला हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें उत्तल दर्पण के लिए। आगे लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। दूसरा होगा इसमें उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए सेम रिलेशन आता है। उत्तल दर्पण के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी। अब इस पर हम बिंदु सपोज करिए ये है आपका ये, और ये यम है, प्रकाश किरणें चल रही है, इस पर हमको लंब डालना है। तो इसकी क्या करेंगे? इसके वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ये इस पर लंब होगा, और इसी ये कोण आपका हो जाएगा आई, यही कोण बनाती हुई ये रेखा, ये किरण इधर वापस हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी, ये होगा आर, ये लगेगा इसके फोकस यहाँ से होकर के जा रही है। ये देखिए आपका ये एंगल जो है शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, या अगर आर है तो ये भी आर होगा, मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? आर। पुनः हम क्या देख रहे हैं? ये यम, ये आपका पी होगा, ये यम इज पैरेलल टू पी सी, यानी प्रकाश किरण जो मुख्य के समांतर चल रही है, यानी इसमें लिखेंगे एज ये यम इज पैरेलल टू पी सी। इसलिए क्या हो जाएगा? यह कोण भी आपका कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसलिए आगे लिखिए ए एम पैरेलल टू पी सी तथा यम सी तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या मिलेगा हमारे पास? कोण ए एम, इसका कोई मान रख दें या कोण आई कर देते हैं ऊपर, कोण आई बराबर होगा कोण पी सी एम, पी सी एम, यानी ये हो जाएगा आपका कोण आई बराबर हो जाएगा कोण पी सी एम, ये आपका है पी सी एम हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या मिला? आता है त्रिभुज, या हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, परंतु परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर होगा कोण आर, ये बराबर इस कोण के, इसलिए हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? इसलिए त्रिभुज एफ सी एम, एफ सी एम समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है? इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मीनिंग दैट हम लिख सकते हैं अतः इसके सामने भुजा ए और इसके सामने भुजा ए, यानी एफ सी बराबर एफ एम होगा। अतः एफ सी बराबर
एफ एम, परंतु आगे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, जैसे वहां लिखे थे द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, एफ एम बराबर होगा एफ पी, एफ एम लगभग बराबर होगा एफ पी के। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एफ सी बराबर, लिख दें एफ पी दोनों तरफ जोड़ दें, एफ सी प्लस एफ पी बराबर होगा एफ पी प्लस एफ पी, या एफ सी प्लस एफ पी मिलकर के पी सी हो गया। ये हो जाएगा आपका पी सी इज इक्वल टू 2 पी, पी सी को बोलते हैं आर वक्रता त्रिज्या, और इंटू 2, और इज इक्वल टू 2 इंटू एफ पी का मतलब होगा है फोकस दूरी, यानी एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2। एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बाई 2। स्टूडेंट्स इसी तरह से जैसे पहले हम दूसरा मेथड लगाए थे, ये सेकेंड मेथड यहाँ भी लगा सकते हैं, बहुत आसान होगा। क्या, यहाँ से इस पर लम्ब डाल दें। पहले सपोज करें कि यहाँ से लम्ब डाला हमने, यम एन है, मान लीजिए ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यानी ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ऐसे अगर मैं कर दूं अलग से, तो ये ऐसे है और ये इस तरह से है। ये आपका जो है यहाँ से हमने लम्ब डाला है, ये है आपका यम, और ये है एन, ये है एफ, ये है सी, ये आपका है आई, और यहाँ पर है आर। ये आपका है आई, ये है आर, ये आपका है थीटा। यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज यम एफ सी में थीटा क्या है, बहिष्कोण है। त्रिभुज यम एफ सी में थीटा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आर, परंतु आई बराबर आर होता है, क्यों, परावर्तन के नियम से। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2i, आई प्लस आई कर देंगे, यानी 2i हो गया। यह थीटा का और आई का मान बहुत छोटे हैं, तो थीटा बराबर tan थीटा या आई बराबर tan आई लिख सकते हैं, मीनिंग दैट इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 2 tan आई, 2 tan आई। tan थीटा बराबर क्या होगा, यम एन बटे एन एफ, यानी यम एन बटे एन एफ इज इक्वल टू 2 इंटू tan आई। tan आई का मतलब होगा एन सी, सॉरी लंब यम एन बटे एन सी, यम एन से काट दें, ये हो जाएगा 1 बाई एन एफ इज इक्वल टू 2 बाई एन सी। स्टूडेंट्स अगर इस दर्पण का द्वारक छोटा हो अथवा ये जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के पास हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा, बिंदु एन पी पर होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो अथवा मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण चल रही है ये जो है मुख्य अक्ष के पास हो, तो क्या होगा, बिंदु एन पी पर होगा। यानी जहां जहां एन है वहां पर बिंदु हम पी रख सकते हैं। किसके लिए, फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर के लिए जब हम एपर्चर उसका या दर्पण बहुत छोटा लें, तो ऐसी दशा में क्या होगा, 1 बाई एन की जगह हम पी लिख दें, एन 1 बाई पी एफ इज इक्वल टू 2 बाई पी सी। स्टूडेंट्स पी सी देखिए आपका आर है और पी एफ जो है एफ है, तो यानी ये लिखेंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई पी सी, या पी सी की जगह आर लिख दें हम, या आर इज इक्वल टू 2 एफ, या एफ बराबर होगा आर बाई 2। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम बताएं आपको। नोट कर लीजिए, पास करके नोट करिएगा, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लें, इसको मिटा दें, इसको चलिए पास करके नोट करिएगा। आगे हम लिखेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।
कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है फोकस से, दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं, और ये उसके आगे फोकस दूरी निकालने के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर स्टूडेंट्स आपसे एक सवाल एक नंबर का अक्सर पूछा जाता है, जो आपको याद कर लेना चाहिए। हाई स्कूल में पूछा जाता है प्रायः, किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आपके कोर्स में वैसे डेरिवेशन नहीं है, केवल ये फार्मूला ही है, तो ज्यादा उम्मीद है कि फार्मूला पूछा जाए आपसे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। दिया है R बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, तो यह बराबर पूछा है, फार्मूला भी आपने पढ़ा है, यह बराबर होता R/2, यानी ये हो गया 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। नोट कर लें, इसको पास कर, नोट करिएगा पास करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रश्न को हम ऐसे पूछ दें, इसको मिटा दें। इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं हम, किसी गोली दर्पण की क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी आसान ही है पहले की तरह। यहाँ पर F दिया है, F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, R का मान पूछा है, तो आप जानते हो कि F बराबर होता R/2, या R बराबर हो गया 2F, यानी 2 × 20 बराबर 2 दूनी 4, 40 सेंटीमीटर। ये होगा आपका 40 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक प्रश्न, इसको नोट कर ले। ये कि इसमें इमेज देकर के, डायग्राम देकर के, मिटा दें इसको, पास कर, नोट करिएगा। एक डायग्राम देकर के भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछा जा सकता है, इस डायग्राम में ये दिया है आपका, ये आपका दिया है F, ये सपोज करिए दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका 15 सेंटीमीटर।
और आपसे पूछ क्या रहा है, आर का मान बताइए। प्रश्न ऐसे हो सकता है, किरण आरेख में या किरण आरेख के अनुसार दिए गए दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिए गए किरण आरेख के आधार पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप मालूम है आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जाते हैं, यानी फोकस दूरी इसका 15 दिया है, यह बराबर है 15 सेंटीमीटर। और आर बराबर क्या पूछा है आपका, क्योंकि यह बराबर होता है r/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, यह बराबर हो जाएगा 2 × 15 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 2 × 15 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका क्या तात्पर्य है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी या किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका अर्थ है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ेगी तो यह दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस होगी तथा इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 दूनी 20 होगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।